प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर जो है वो जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं आपका जो मॉडल पेपर है, ये जारी कर दिया गया है और इस पूरे मॉडल पेपर की जो पीडीएफ लिंक है मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आप जो है उसको डाउनलोड कर पाएँ। ये पूरा का पूरा माध्यमिक परीक्षा का जो मॉडल पेपर है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2024 के लिए जारी किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विषय है हिंदी और इसका पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। इस बार पैटर्न बहुत चेंज कर दिया गया है और पैटर्न कैसा रहेगा ये बताऊँगा। इस बार जो है आपका सप्रसंग व्याख्या नहीं आएगी बोर्ड परीक्षाओं में। सप्रसंग व्याख्या नहीं आएगी बोर्ड परीक्षाओं में, ये ध्यान रखना है। और जो चीज़ आएगी उसको बता देता हूँ, कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी वो उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो पंडिताइन शब्द जो है ये कौन-सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, तो प्रत्यय जो है पीछे की तरफ लगा रहता है, तो पंडित प्लस आइन, पंडिताइन हो जाएगा, यानी कि ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहले मैं बता देता हूँ आपको कि ये मॉडल पेपर जो है आपको कैसा देखने को मिलेगा जो 2024 का। देखिए इस तरह का मॉडल पेपर जो है, आपने हिंदी का भी मैंने दिखाया, ये रहा इंग्लिश का, ठीक है? इस तरह से इसमें ब्लूप्रिंट भी है इंग्लिश का, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसका ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा, ठीक है? ये देखिए किस तरह का ब्लूप्रिंट रहेगा, कौन-कौन से लेटर राइटिंग आएँगी, क्या चीज़ें आएँगी, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह का ये ब्लूप्रिंट है और ये रहा इसका मॉडल पेपर। इंग्लिश का मॉडल पेपर ये है, आप देख सकते हैं, ये रहा माध्यमिक परीक्षा मॉडल पेपर 10वीं और विषय है इंग्लिश, देख रहे हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से आपका प्रश्न पत्र जो है नया तरीके से आपकी बार डिज़ाइन किया गया है, नया सब कुछ रहेगा आपके लिए और ये सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ आपके लिए। अभी मैंने आपको हिंदी का बताया, तो हिंदी का भी आपका जो ब्लूप्रिंट है, इसके बाद में आपका जो है गणित का है, सामाजिक विज्ञान का है, ये देखिए। अब विज्ञान का पेपर जो है आपका 2024 का, ये पूरा का पूरा वेबसाइट पे भी है, पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया कौन-सा पार्ट कितने नंबर का आएगा, ठीक है? यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, कितने नंबर के क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ पूछे जाएँगे, कितने टोटल नंबर के क्वेश्चन्स रहेंगे, सब कुछ लिखा गया है यहाँ पर। तो ये आप इसको डाउनलोड कर लेना, मैं आपको लिंक जो है पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और हिंदी विषय को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हिंदी विषय में कितने प्रश्न रहेंगे, यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 12 रहेंगे, रिक्त स्थान हमारे 6 आएँगे, अति लघुरात्मक प्रश्न जो है 20 देखने को मिलेंगे, लघु उत्तरात्मक प्रश्न 7 देखने को मिलेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 2 देखने को मिलेंगे और निबंधात्मक प्रश्न जो है 4 देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा भी मिलेगा। 4 जो है ये 4-4 अंक के रहेंगे और 1 जो आएगा वो 6 अंक का रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ब्लूप्रिंट जो है मैंने पहले ही बता दिया था आपको और वीडियो भी दे दिया है मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा का कि इस तरह का आपका नया ब्लूप्रिंट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इस मॉडल पेपर को हम सॉल्यूशन के थ्रू जो है सॉल्व करने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन-सा होगा? तो इसमें आइन जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है। अगला जो दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। स्वच्छ शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस अच्छ हो जाएगा, सु प्लस अच्छ हो जाएगा, यानी कि द ऑप्शन करेक्ट है। अगर पूछ ले स्वच्छ शब्द जो है इसमें कौन-सी संधि है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ जो शब्द है इसमें हमारी वृद्धि संधि है, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है हमारी कौन-सी संधि है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वृद्धि संधि है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? वृद्धि संधि है इसमें। ये इसका उत्तर हो जाएगा, वृद्धि संधि अगर पूछता है तो। बाकी आपका आंसर सु प्लस अच्छ होगा। अगला जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया है भ्रमर गीत की भाषा है। भ्रमर गीत की कौन-सी भाषा होती है? तो आप जानते हो भ्रमर गीत के रूप में ही तो उद्धव और जो है गोपियों के बीच में वार्तालाप हो रही है, तो भ्रमर गीत के द्वारा ही तो प्रस्तुत किया गया है हमारी बुक में। तो वो कौन-सी भाषा है? वो है हमारी ब्रज भाषा। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया है? तो अट नहीं रही कविता में जिसकी आभा का वर्णन किया गया है वो है हमारा फागुन, ठीक है? फागुन मास की जो है आभा का वर्णन किया गया है अट नहीं रही कविता में। इसके बाद अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। अब आपको ये एक चीज़ और बात याद दिला दूँ, ये अर्धवार्षिक परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएँगे, तो आपको ये प्रश्न पत्र तो वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करने ही करने हैं, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है? आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसको हम सारे के सारे उत्तर देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पूछा गया है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो शिव धनुष तोड़ने वालों को परशुराम जो है अपना शत्रु मानते हैं सहस्त्र बाहु की तरह, ठीक है?
किसके समान मानते हैं? सहस्त्र बाहु के समान मानते हैं अपना शत्रु। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो आप सभी को पता है, वहाँ पर जो प्रतिमा लगी थी वो सुभाष चंद्र बोस की लगी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। यही सच है कहानी संग्रह के कौन लेखक हैं, ये आपको बताना है। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, मन्नू भंडारी इसके रचयिता हैं, इसके लेखक हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग किया है? तो कवि ने जो है नवाबों पर व्यंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। मानव संस्कृति है, तो मानव संस्कृति कैसी है? तो मानव संस्कृति जो है ये अविभाज्य है। कैसी है? अविभाज्य है। तो यहाँ पर जो है आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो आपने ये पढ़ लिया है कि गंगटोक को जो है मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। तो अ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे, तो वो उसको भोलेनाथ कह के बुलाते थे, क्योंकि वो भोले शिव जी के भक्त थे। तो पिताजी तारकेश्वर को क्या बोलते थे? भोलानाथ। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरफ। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे खालिस्तान क्रिया कहते हैं। यदि आप सॉल्यूशन वाला पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, ये पूरा उत्तर वाला अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 8469022568 पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। आपका जो 30 रुपीज़ पर पीडीएफ जो है चार्ज होगा। जो भी सब्जेक्ट लेंगे 30 रुपीज़ आपको पे करना होगा। या तो आप जी पे कर सकते हैं, अगर गूगल पे करना चाहें तो गूगल पे कर सकते हैं, या फ़ोन पे करना चाहें तो फ़ोन पे कर सकते हैं। वीडियो फ्री है। आप वीडियो देखना चाहें, वीडियो से उतारना चाहें आंसर्स, तो वीडियो से उतार सकते हैं। बाकी सारे विषय के अलग अलग पीडीएफ है, और सारे के सारे सॉल्यूशंस बिल्कुल आपको पेड मिलेंगे। 30 रुपीज़ पर पीडीएफ मिलेगा। जी पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे भी आप कर सकते हैं। नंबर आपको मैंने बता ही दिया है। यदि आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा जो भी आपके, क्योंकि हर जिले में अलग अलग पेपर होंगे, आपके जिलों की मात्रा बढ़ा दी गई है इस बार। 33 तरह के नहीं बल्कि 50 तरह का पेपर बनेंगे। हर जिले में अलग अलग पेपर होगा, और हर जगह पे पहला पेपर कहीं हिंदी का है, तो पहला पेपर कहीं इंग्लिश का है, पहला पेपर कहीं संस्कृत का है, पहला पेपर कहीं मैथ्स का है। तो इस तरह से आपके पेपर्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपने पेपर्स अगर आप सॉल्यूशन के लिए भेजना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर बिल्कुल साफ साफ भेज सकते हैं। तो ये रही सॉल्यूशन पीडीएफ की बात, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं यहाँ पर स्थानों की पूर्ति की। तो जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे खालिस्तान क्रिया कहते हैं। तो इसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, अविकारी शब्द को ही खालिस्तान कहते हैं। तो अविकारी शब्द को ही हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अव्यय इसका आंसर हो जाएगा। खालिस्तान समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। कौन से समास के? तो द्वंद्व समास के जो है दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यव शब्दों के साथ खालिस्तान जोड़ करके विशेषण बनाए जाते हैं। तो इनके साथ क्या जोड़ा जाता है? इनके साथ प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाए जाते हैं। यहाँ पे प्रत्यय जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को खालिस्तान कहलाते हैं या कहते हैं। तो हम उसको कहते हैं सर्वनाम। सभी को पता होगा, डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है। यहाँ पे सर्वनाम जो है इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के उपसर्ग कहाँ लगते हैं? या तो पहले लगेंगे, आप लिखो यहाँ पे लिख सकते हो खालिस्तान में, या तो पहले लिख दो। पहले लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही है, अगर आप पहले लिखते हो तो। या फिर अगर आप पूर्व लिखते हो, पूर्व यानी पहले होता है, तो पूर्व भी आप इस खालिस्तान में लिख सकते हो। या फिर आप शुरुआत या आरंभ भी लिख सकते हो। आरंभ में, ठीक है, आरंभ में या शुरुआत में। तो इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न से।
अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पे आपने जो गद्यांश देखना है ये वाला, यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का सौद्देश्य होना अनिवार्य है। सौद्देश्य का मतलब होता है कि किसी सही उद्देश्य के लिए होना अनिवार्य है। सौद्देश्य मतलब सही दिशा में होना चाहिए उसका उद्देश्य। तो अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी, तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे, शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रश्नों को जो पूछे गए हैं। 6 अंकीय पैराग्राफ आएगा पहला, और दूसरा भी पैराग्राफ 6 अंक का आएगा। दोनों ही करने होंगे, एक में कविता आएगी, एक में इस तरह की कहानी आएगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आपके यहाँ पे जो है पूरी बात शिक्षा की हो रही है, तो हम बोलेंगे शिक्षा का उद्देश्य जो है इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। क्या लिख देंगे? इसका शिक्षा का उद्देश्य जो है इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। तो शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य जो है इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद जो है, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा है, व्यक्ति, शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा शिक्षा से। तो यहाँ पर जो है शिक्षा से हमारा आंसर हो जाएगा। एक एक अंकीय प्रश्न है, तो जितना लिखना चाहेंगे उतना ही लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था कि जीवन में जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है वो क्या है? वो है शिक्षा। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भल नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है? तो यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा गया है, राष्ट्र के विकास और नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपकी शिक्षा है ये कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पे देख सकते हो, शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होना होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो नागरिकों का चरित्र निर्माण भी होगा। यानी कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा जो है वो आपकी सौदेश्य होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर नागरिकों का सही व्यक्तित्व करना है, राष्ट्र के विकास और नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा जो है सौ सोदेश्य होनी चाहिए, सोदेश्य होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा सोदेश्य। ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सोउद्देश्य होनी चाहिए, आगे लिख सकते हैं। आगे देखिए, गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? तो गांधी जी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। ये उनका जो है स्टेटमेंट है। यहाँ पर 5वें नंबर का आंसर आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं, छोटी सी लाइन है 5वें नंबर का आंसर। ठीक है? गांधी जी शिक्षा को, यहाँ भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है, विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश से छांट करके लिखना है। विनाश मतलब होता है समाप्त या खत्म। ठीक है? विनाश का जो विलोम शब्द होगा, क्योंकि यहाँ विपरीतार्थक शब्द बोला है, यानी कि विलोम शब्द बोला है, तो विनाश का सही हो जाएगा यहाँ पर निर्माण। विनाश का क्या हो जाएगा? निर्माण। किसी चीज़ का विनाश होना या किसी चीज़ का बनना, दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। तो निर्माण जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये सारे के सारे आंसर्स हो गए, समझ में आ गया होगा आपको। आगे जो बात करें हम, यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित अपठित पद्यांश। अब यहाँ पे कविता दे दी गई है, इसको पढ़ना है। यहाँ देखिए, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। अनंग मतलब कामदेव होता है। वधू वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो इस तरह का ये छोटा सा आपको दिया गया है। अब आपको सीधा सीधा जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए ना,
इसके आंसर्स आपको देने होंगे। अब यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया आप देख सकते हैं, इसमें क्या पूछा गया है इसको समझ लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक जो है वो क्या होता है? तो बिल्कुल सही बता दूं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, ये शीर्षक जो है ये लिखना है आपको। पहले प्रश्न का उत्तर ये है आपका शीर्षक। ठीक है, तो ये शीर्षक हो गया वीरों का कैसा हो बसंत। अब आगे बढ़ते हैं। ये वीरों को कैसा हो बसंत जो है ये बहुत बड़ी कविता है, उसी के अंश में से लिया गया है। मधु लेकर कौन आया है? तो अभी देखें, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, तो मधुर लेकर जो है अनंग आया है। अनंग को आप लिख सकते हैं कामदेव भी, या फिर आप अनंग लिख दे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, कंत किस वेश में है? तो कंत मतलब जो है, कंत का मतलब होता है प्रसन्न या आनंदित। ठीक है, तो कंत किस वेश में है? तो वो वीर वेश में है। देखो, वीर वेश में, किंतु कंत, कंत जो आनंद है हमारा वीर वेश में है, हम वीर वेश लिख देंगे, वीर वेश में है। आगे देखिए, वसुधा की तुलना किससे की गई है? वसुधा की तुलना देखेंगे हम इस पैराग्राफ में। वसुधा की तुलना जो है वधु से की गई है। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, वधु से की गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वसुधा की तुलना जो है वधु से की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो अभी अभी हमने देखा बसंत ऋतु का वर्णन किया, वीरों का कैसा हो बसंत, तो यहाँ पे वसंत आ जाएगा आंसर, वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। इसके बाद, फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिखाया? अब फूली सरसों जो होगी उसका रंग कौन सा होता है? आपने खेतों में देखा है तो पीला रंग, पीला रंग दिखाया है। फूली सरसों ने पीला रंग दिखाया है। तो ये हो गया आपके 6 के 6 अंक यहाँ से मिलेंगे। 6 अंकों का ये रहेगा पैराग्राफ और 6 अंकों का ऊपर वाला पैराग्राफ। ठीक है, और बहुत ही आसानी से आप जो है इसका आंसर दे पाएंगे। इस बार सप्रसंग व्याख्या नहीं आएगी, तो ये बहुत ही आपको टेंशन फ्री करता है, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या बहुत लोगों का गलती ही होता है, सही नहीं लिख पाते हैं। वो पैराग्राफ दिया जाता है तो उसको आप सही नहीं लिख पाते हैं, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। अब बात करते हैं, काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको लिखने हैं। यहाँ पे 2 अंक के प्रश्न हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न है, तो ये कितने हैं? 7 प्रश्न हैं, तो 14 अंक आपको देके जाएंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। काशी को संस्कृत की पाठशाला काशी संस्कृत की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, काशी संस्कृति की पाठशाला है क्योंकि यहाँ भारतीय संस्कृति से जुड़ी अनेक परंपराओं के दर्शन होते हैं। अनेक कला शिरोमणि यहाँ निवास करते हैं। यह हनुमान और विश्वनाथ की नगरी है। कला, धर्म एवं संस्कृति का यहाँ अनोखा संगम है। बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 अंक के प्रश्न में आपको इतना लिखना है, बहुत माना जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसमें और भी अपना चाहें तो बिस्मिल्लाह खां का भी इसमें जिक्र कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। 5वां प्रश्न आपने समझ लिया। अब छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न जो पूछा गया है, संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है? तो हमसे जो पूछा गया इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जो हमारी संस्कृति होती है ये हमेशा मानव का कल्याण करती है, हमारा कल्याण करने के लिए हमारी संस्कृतियाँ हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारी परंपरा। तो ये मानव कल्याण के लिए ही जो है ये होती है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूट कर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है या उसका कारण बन जाती है, तब वह संस्कृति असंस्कृति हो जाती है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संगतकार कविता का मूल भाव लिखना है आपको। तो देखिए, संगतकार कविता का मूल भाव जो है गायक का साथ देने वाले संगतकार अथवा नायक के सहयोगिका की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये संवेदनशीलता विकसित करने का प्रयास किया है कि नायक की सफलता में सहायक प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशेष महत्व होता है। उसके बिना नायक सफलता के चरम बिंदु पर नहीं पहुंच सकता। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हो कि आप जब कोई फ़िल्म देखते हो तो फ़िल्म में हीरो जब तक सफल नहीं हो पाएगा, जब तक वहाँ पे विलेन को नहीं डाला जाए, तो फ़िल्म का कोई मीन ही नहीं निकलेगा। तो विलेन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना हीरो का है। तो वही चीज़ यहाँ पे की जा रही है
कि जो भी नायक है उसकी सफलता में सहायक प्रत्येक व्यक्ति, जो चाहे उसके अपोजिट में हो चाहे कुछ भी हो, उसका विशेष महत्व होता है। उसके बिना जो है नायक सफलता के चरम बिंदु पर नहीं पहुंच सकता है। संगतकारों की विनम्रता मानवीयता का परिचायक है। इससे हमें उनकी कमजोरी नहीं बल्कि या अपितु समर्पण और त्याग समझना चाहिए। ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है? तो आत्मकथ्य में जो बिंब उठाए हैं कवि ने, देखिए, अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी प्रेयसी अत्यंत सुंदर थी। उसके कपोल अर्थात गाल इतने लाल, सुंदर और मनोहर थे कि प्रातःकालीन सुबह भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं गालों से लिया करती थी। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उनकी पत्नी के लाल लाल गाल सूर्य की लालिमा से भी बढ़कर सुंदर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखक को हिरोशि हिरोशिमा, यहाँ पे थोड़ा सा हिरोशिमा लिखा है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ, ये आपको बताना है। तो इसके आंसर की बात करते हैं। एक बार लेखक ने जापान जाने पर हिरोशिमा के उस अस्पताल को भी देखा जहां रेडियोधर्मी पदार्थ से आहत, यानी कि जिनको नुकसान पहुंचा था, वो लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार उसे इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। फिर एक दिन उसने वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक मानव की लंबी उजली छाया है। उसकी समझ में आया कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थों की किरणों ने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। यह देखकर अणुबम विस्फोट जैसे उसकी अनुभूति में आ गया, यानी कि माइंड में अणुबम कैसे विस्फोट हुआ होगा वो चीज़ उसकी स्मृति में आ गई और उसे लगा जैसे वह संपूर्ण घटना का भोक्ता बन चुका है, यानी कि वो संपूर्ण घटना उसके दिमाग में आ चुकी है, छप चुकी है। अब वो जो है संपूर्ण घटना को प्रत्यक्ष रूप से जानता है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देख लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? तो आंसर जो हम लिखेंगे कुछ इस तरह से लिखेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमल लांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी और उसके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों के पीठ पर डोको, जिसको बड़ी टोकरी बोलते हैं, ध्यान रखना कभी कभी एमसीक्यू बनता है, में उसके बच्चे भी बंधे थे। यह विचार उसके मन को बार बार झकझोर रही थी कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे सर्वगिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविका जिजीविषा के बीच जंग जो है जारी है। तो ये चीज़ जो है उसको अनुभूति हुई, जिसको हमने यहाँ पे समझा के लिखा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखना है आपको। तो बहुत ही सिंपल सा अर्थ है और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आंखों में आंसू आ जाना। और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, अपने मित्र की जुदाई में उसकी आंखें भर आई। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल देना चाहें तो विदेश गए बेटे के दुख में माँ की आंखें भर आई। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप यहाँ पे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं खंड स के ऊपर। खंड स देखिए, यहाँ पर जो 12वां प्रश्न है इसमें पूछा गया पठित गद्यांश है आपका, यानी कि आपकी बुक से दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। तो यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ को आपको याद आ गया होगा कि ये नेताजी का चश्मा वाला जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। फिर भी आपको याद होना चाहिए हर चीज़ अच्छी तरीके से। पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया लेखक दुखी क्यों हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे थे। तो लेखक क्यों दुखी हो गया था? तो एक बार जब लेखक कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया है, इसलिए लेखक जो है दुखी हो गया। यहाँ पे लास्ट में भी आप देखोगे जो आंखों पर चश्मा नहीं होगा
क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया होगा और कैप्टन मर गया था। तो आप इसमें से मास्टर बनाना भूल गया होगा ये भी लिख सकते हैं और कैप्टन मर गया ये भी लिख सकते हैं। तो लेकिन मैंने जो अपना हिसाब से लिखा है वो बेस्ट आंसर आपको दिया है। हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे थे? तो यहाँ पे देखोगे आप 15 दिन बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। तो 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा, 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे। अगला जो है, सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? तो अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ लिया, इसी आंसर को थोड़ा सा हमें समझा के लिखना है। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा इसलिए नहीं था क्योंकि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था और नेताजी की आंखों पर तरह तरह के चश्मे पहनाने वाला कैप्टन भी मर चुका था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसमें इसमें पूछा गया लेखक आज वहां रुकना क्यों नहीं चाहता था। चौथा प्रश्न है, 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपको पैराग्राफ से। इस बार आपका पैटर्न जो है इजी रहेगा, बस आपको ढंग से सारी चीज़ों को समझना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। बोर्ड ने कहा है इस बार सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो है इस बार पास होने वाले हैं, अच्छे तरीके से पास होंगे अगर वो मॉडल पेपर्स को समझ लेते हैं। तो ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर चौथा जो प्रश्न है इसका आंसर हम इस तरह से लिख देंगे, लेखक आज वहाँ रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि चौराहे पर बनी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा पहनाने वाला कैप्टन मर चुका है और आज उनकी मूर्ति बिना चश्मे की होगी जिसे वह देख नहीं पाएंगे। किसकी मूर्ति? नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की होगी जिसको वो देख नहीं पाएंगे, इसलिए जो है वहाँ पर वो नहीं रुकना चाहते थे। इसके अथवा पार्ट में आपको यहाँ पे अथवा पार्ट देखने को मिलेगा, या तो आप ये कर दीजिए, ठीक है, अगर आप ये कर देते हैं तो आपको अथवा वाला नहीं करना है, अगर आप अथवा वाला करना चाहते हैं तो ऊपर वाला छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आगे आपका, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। यानी कि उस समय की बात जब मन्नू भंडारी कर रही है, आपको याद आ गया होगा अब इस चैप्टर को देखते ही, कि मन्नू भंडारी कहती थी कि जो लड़की का विवाह उस समय होता था तो उसके लिए ज़रूरी था कि लड़की जो है कम से कम 16 वर्ष की हो और मैट्रिक जो है उसने शिक्षा मैट्रिक तक ले रखी हो, ठीक है। उसकी बड़ी बहन जो सुशीला थी वो अलग थी, ठीक है। वो जो है सन 1944 में जो है वो उस योग्यता को प्राप्त कर गई, क्या कि उसकी उम्र जो है 16 वर्ष हो गई और शिक्षा में उसने मैट्रिक पास कर ली, इसलिए जो है उसको शादी का मौका मिल गया और वो शादी करके कलकत्ता चली गई। दो बड़े भाई जो थे वो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। तो इस तरह का पैराग्राफ है जो आपने किताब में पढ़ रखा है। अब आते हैं हम यहाँ पे सीधा सीधा, लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई है। तो लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता जो लेखिका ने बताई है वो यह है कि लड़की की उम्र जो है 16 वर्ष हो और शिक्षा में वो मैट्रिक हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेखिका के अनुसार लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। इसके बाद जो है, लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ। तो लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ, तो देखोगे जब वजूद का एहसास कब हुआ, यहाँ पे लिखा है, छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी सुशीला जो बहन थी वो चली गई थी और दोनों भाई जो थे वो भी चले गए थे। तो इन लोगों की छत्र छाया हट गई तो उसको अपने वजूद का एहसास हुआ। तो हम इस आंसर को किस तरह से लिखेंगे, लेखिका को अपने वजूद का एहसास तब हुआ जब उसकी बहन सुशीला शादी करके कोलकाता चली गई और दोनों बड़े भाई आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, ठीक है। उस समय जो है उसको क्या एहसास हुआ, अपने वजूद का एहसास हुआ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है इसको चेक करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला गया है सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी। अभी अभी मैंने आपको बताया था सन 44 में सुशीला ने वह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। यानी कि शादी के लिए कौन सी योग्यता उसको प्राप्त करनी थी, उम्र में वो 16 वर्ष की हो जाती है और शिक्षा में मैट्रिक कर लेती। तो उसने 1944 में, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे कि सुशीला ने सन 1944 में उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक की योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। और पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर क्यों रखना चाहते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका मानना था कि रसोई में रहने से प्रतिभा और क्षमता नष्ट हो जाती है, लड़कियां जो है आगे कुछ कर नहीं सकती, वो आगे कुछ बन नहीं सकती, ये उनका मानना था, इसलिए वो उसको जो है रसोई से दूर रखना चाहते थे। प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तो यहाँ पे गद्यांश था, ये अथवा में पाठ था, एक अथवा पाठ ये था, एक ये था, दोनों में से कोई एक करना था। तो ये तो आ गया आपका गद्यांश। अब यहाँ पे जो है पद्यांश आएगा, इसमें भी अथवा पाठ आएगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं फसल क्या है। आ गया होगा आपको याद, की फसल वाला है ये आपका कविता, ठीक है।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा है? तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि जो है फसल के विषय में कह रहा है, ये तो साफ-साफ हमें पता है। इसके बाद जो दूसरा है, फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है? तो फसल जो है, ये जो है किसकी स्पर्श की मैया? हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसके? जो परिश्रमी किसान हैं, जो परिश्रमी लोग हैं, उसके स्पर्श की महिमा है। मैं आंसर बताऊँगा अभी आपको। रूपांतर है सूरज की किरणों का, पंक्ति का क्या आशय है? यानी कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, यहाँ पे भी देखोगे रूपांतर है सूरज की किरणों का। कौन? तो फसल जो है रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूरज की किरणें पड़ती हैं तो फसल में जो है ताज़गी आ जाती है और खिल करके जो है वो अपना परिपक्व हो जाता है। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे ये भी बताऊँगा। और फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है, ये भी बताना है। तो चारों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जो है फसल के विषय में कह रहा है। फसल किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है। प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य ये है, यानी कि रूपांतर है सूरज की किरणें। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि फसल को सूरज की किरणों से प्रकाश जो है मिलता है, या सूरज जो है फसल को सूरज की किरणें प्रकाश देती हैं, उससे जो है ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे फसल जो है पैदा होती है। और अंतिम प्रश्न जो है, फसल किन-किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है, तो फसल को क्या-क्या चाहिए वो चीज़ इसमें बताना है। तो वो चीज़ें हमारे प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे आवश्यक तत्वों का वर्णन किया है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखो, नदियों का पानी चाहिए, ठीक है? हाथों का स्पर्श चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, साथ ही साथ जो है सूरज की किरणें चाहिए, और साथ ही साथ जो है आप देख सकते हैं हवा चाहिए। तो ये सारे के सारे आंसर्स आपको आसानी से मिल जाएँगे। समझ-समझ के लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। तो 4 अंक यहाँ से आपको मिल जाएँगे, 4 प्रश्न यहाँ से। इसका अथवा पाठ करना चाहते हैं, बादल गरजो, आ गया होगा याद आपको, तो ये वाला फिर से आपको दिया गया है। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, या फिर ऊपर वाला आपने कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रस्तुत कविता में बादल की तुलना किससे की गई है, और किसके हृदय में विद्युत छवि है? तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि विद्युत छवि जो है वो किसमें है? तो बादल में है। और इससे जो है बादलों का जो है किससे तुलना की गई है? तो ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के पाले से, यानी कि बच्चे, छोटे बच्चे के घुंघराले बालों से जो है उसकी कल्पना की गई है। और कवि को नवजीवन देने वाला क्यों बताया गया है, और कवि और बादल में क्या समानता बताई गई है? चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें अपनी सोच समझ से, और साथ ही साथ इसके माध्यम से। पहला जो आंसर हो जाएगा, कवि ने बादल की तुलना बच्चों के काले घुंघराले बालों से की है। उसके अनुसार जो है ये काले काले बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों के समान सुंदर हैं। दूसरा जो है, किसके हृदय में विद्युत छवि है? तो बादल के हृदय में विद्युत जो है छवि है। कवि को नवजीवन देने वाला क्यों बताया गया? तो कवि को नवजीवन देने वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि वह उत्साह का संचार करके निराश और हिताश हताश लोगों के जीवन में नई उमंग भरता है। और कवि और बादल में क्या समानता बताई गई है? तो आंसर हो जाएगा, कवि और बादल दोनों नवजीवन देने वाले और क्रांति लाने वाले हैं। यही दोनों में समानता बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा जाता था? इसी के अथवा पाठ में पूछा गया है। या तो आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें। अंक जो है आपको यहाँ पे 3 मिलेंगे। ध्यान रखना इन प्रश्नों के। लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को, यानी कि पड़ोस कल्चर नहीं होगा जिस समाज में, तो उस समाज को संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों मानती है, ये हमें बताना है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहले बात करते हैं, बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी जो है भगत कहा जाता था? तो उसका कई कारण थे। बाल गोविंद भगत को ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा जाता है, जिसके विशेष कारण हैं, या जिसके निम्न विशेष कारण हैं। कौन-कौन से? तो कबीर के आदर्शों पर चलते थे, और उन्हीं के वो गीत गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, और ना ही किसी से झगड़ा करते थे, किसी की चीज़ ना छूते थे, और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, यानी बिना पूछे यूज़ नहीं करते थे। और कुछ खेत में जो भी कुछ खेत में पैदा होता था, उसको सिर पर लाद करके कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, और वहाँ से जो भी भेंट स्वरूप उनको मिलता था, उसे वो प्रसाद स्वरूप जो है घर पे ले आते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये सारे गुण थे जिसकी वजह से जो है, वो ये सारी की सारी विशेषताएँ थी जिनकी वजह से जो उनको हम ग्रस्त होते हुए भी भगत कहते थे। अब हम लेखिका पड़ोस कल्चर, यानी कि पड़ोसी, अगर हम पड़ोसी से व्यवहार ना रखें, अगर वो समाज हमारे पास, समाज में ऐसा अगर कल्चर आ जाए, तो हमारा समाज संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों हो जाएगा? ये कविता लेखिका के हिसाब से हमें बताना है कि वो क्यों ऐसा मानती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखिका पड़ोस
कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय और असुरक्षित इसलिए मानती है क्योंकि पड़ोस कल्चर विहीन समाज में साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, लेन देन करना, दिन त्योहार मनाना, अड़ोस पड़ोस को अपना परिवार मानना, उसके साथ वार्तालाप करना आदि स्वभाव देखने को नहीं मिलते हैं। आज व्यक्ति केवल अपने फ्लैट तक ही सीमित रहता है। ऐसा करने से वह बहुत से गुणों से वंचित रह जाता है। इसलिए जो है लेखिका जो है पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय, असुरक्षित मानती थी। अब इसमें अगला जो प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस बार जो आपके प्रश्न जो दिए गए ना, जो आप ये प्रश्न देख रहे हैं, ये आपका जो पूरा का पूरा सीबीएसई में जैसे घुमा घुमा के पूछता था, आपके अनुसार क्या होगा, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा था, लेखिका के अनुसार ऐसा क्यों है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखना। सीबीएसई वाला थोड़ा-सा यहाँ पे फ़ील देने का कोशिश किया जा रहा है। एजुकेशन पॉलिसी जो है अगले साल से चेंज होने वाली है, जो अब तक अभी जो नियम बताया गया कि आपके बोर्ड परीक्षाएँ अगले साल से 2 बार होंगी। अभी देखते हैं कि उसको लागू ये अगले साल करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमें बताया गया है कि 2024 से नया सिस्टम लागू होगा, जिसमें बोर्ड परीक्षाएँ 2 बार ली जाएँगी। यानी कि आप 2 बार बोर्ड परीक्षाएँ देंगे, तो जिसमें भी आप अच्छे नंबर लाते हैं, वो रिज़ल्ट में आपके उसको माना जाएगा। तो ये अभी नया न्यूज़ है और लागू भी हो सकता है। 2024 की डेडलाइन दी गई है, क्योंकि कुछ स्टेट जो साउथ के हैं, वहाँ पर जो है इसका बहिष्कार किया जा रहा है। इसलिए थोड़ा-सा असमंजस वाली स्थिति है कि इसको लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि साउथ के जितने भी केरल, कर्नाटका जो इधर के साउथ इंडियन जो हैं, वहाँ पर जो है 2 बार बोर्ड परीक्षाएँ लेने की जो है सिफ़ारिश को मना करा जा रहा है कि नहीं, 2 बार परीक्षाएँ नहीं होंगी, 1 ही बार होगी। जबकि उस साउथ इलाके को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह 2 बार परीक्षाओं के लिए चर्चा बन चुकी है, सभी स्टेट्स राज़ी हैं। अब बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है उसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर 14 जो क्वेश्चन है इसने हमने बता दिया, ठीक है? अथवा में कोई भी एक ही आपको करना है। इसके बाद आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे, आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है, उससे अपने शब्दों में लिखिए। हमेशा मैंने बताया कि कुछ थोड़ा-सा सीबीएसई का फ़ील आएगा आपको। ज्यों जल माहे तेल की गागरी, बूँद न ताको लागति। ये वाला है, तेल की गगरी जो है वो उसको बूँद भी छू नहीं सकती है, चाहे वो तेल की गगरी जो है किसमें रहे, पानी में रहे। तो इस पंक्ति के माध्यम से बताइए कि गोपियाँ संपूर्ण पद में उद्धव पर क्या व्यंग करती है। दोनों के आंसर्स मैंने दिए हैं। पहला आंसर तो कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको लिख देना है, जो कि आप ये लिख देंगे। आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद जो है अथवा पाठ वाला जो है, ये वाला जो गोपियाँ व्यंग करते हुए जो है, वो तुलना तेल के मटके से करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि जिस प्रकार तेल से भरी हुई कोई मटकी जो है पानी के मध्य रहने पर भी उसमें कोई भी जो तेल रखा है ना, पानी के प्रभाव से जो है अप्रभावित रहती है। उसी प्रकार कृष्ण के साथ रहते हुए भी जो उद्धव है उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है? तो यानी कि प्रेम रूपी दरिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कोई भी उद्धव ने जो है पाँव भी नहीं रखा उनके प्रेम रूपी प्रभाव में, और जो है वो उनसे उनके सौंदर्य से भी मुग्ध नहीं हुए। यही कारण है कि गोपियाँ जो है उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं कि वो जो है कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, उनसे जो है उनको कोई लगाव नहीं हुआ, वो तड़प नहीं रहे हैं। इसलिए इनको भाग्यशाली कहते हैं, ठीक है? बाकी जो है आप अपनी मर्ज़ी से समझ सकते हैं। द पार्ट की बात करें, यतीन्द्र मिश्र के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में जो आपको लिखना है, 4 अंकीय प्रश्न है, ध्यान रखना है। कवि जयशंकर प्रसाद के कृतित्व या व्यक्तित्व को संक्षेप में लिखना है, दोनों में से कोई एक ही करना है। सबसे पहले यतीन्द्र मिश्र की बात करूं तो आपको ये लिख देना है, यतीन्द्र मिश्र का पूरा मैंने बायोडाटा दिया है वो है आपको। और इसके बाद अगर जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद जो है अगला प्रश्न, इसकी बात करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा था। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह से याद आ गया होगा, तो इसका आंसर जो है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका अथवा पाठ का आंसर जो है आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई चिरोरी करने का मतलब होता है बहुत ही प्यार से, विनम्रता से मनाना, ठीक है ना? चिरोरी करने का मतलब होता है आग्रह करना प्यार से। तो बाबूजी गुरुजी से जब वो भोलेनाथ को लेके आए थे चिरोरी करके, चिरोरी मतलब उनसे आग्रह करके लाए थे। तो आज के समय में जो उस समय माता के आंचल के पाठ के आधार पर ये घटना हुई थी, जब उसने जो उसको बूढ़े को परेशान किया था, उसकी वजह से जो ये घटना हुई थी, तो वहाँ पर जो है पिता ने पुत्र को डांटा नहीं, बल्कि शिक्षक से विनम्र व्यवहार करके उसको लेके आए।
लेकिन अगर ये वर्तमान घटना होती, आज के समय में आप जो है ऐसी कोई ऊटपटांग हरकत करते, तो आपके पापा कितना अच्छा व्यवहार करते आपसे और आपके गुरुजी से क्या बात करते, क्या वो चिरौरी करते यानी कि विनम्रता से निवेदन करते या आपके हाथ-पैर तोड़ते, तो उसमें जो है आपको अपने बाबूजी की प्रतिक्रिया लिखनी है। तो ये चीज़ आपको समझ के लिख लेना है, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, आपने पाठ पढ़ा है तो आप लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? पहले वाले आंसर का साना-साना हाथ जोड़ी वाला। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ विषय हैं जिस पे आपको जो है निबंध लिखना है। आतंकवाद समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण है, अनुशासन का महत्व है, मेरी अविस्मरणीय यात्रा है। 4 में से कोई भी आपको एक पर ही लिखना है, ठीक है? किसी एक विषय पर और ये 6 अंक का है, ध्यान रखना है। यही प्रश्न जो है एक 6 अंक का है, बाकी सब 4-4 अंक के हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 2-4 के दे दिया, आतंकवाद एक समस्या कैसी हो सकती है, तो इसके बारे में मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है अगर आप दूसरा देना चाहें तो पर्यावरण, ठीक है? पर्यावरण प्रदूषण पे भी दे सकते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण पे भी मैंने लिख दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आप जो है अनुशासन का महत्व समझाना चाहें, तो अनुशासन का महत्व भी समझा सकते हैं। तो कोई भी पैराग्राफ आपको लिखना है, एक लिखने पे 6 नंबर मिलेगा। लिखने का तरीका सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, बढ़िया लिखना आना चाहिए आपको। 19वां जो प्रश्न है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 अंक के प्रश्न है। अथवा मैं स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तक का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो दोनों में से कोई एक ही करना है और मैंने जो है दोनों का आंसर दिया है। आप प्रधानाचार्य वाला लिखना चाहें तो ये वाला जो खेल, आपको खेल सप्ताह का आयोजन करना है तो उसके अनुरोध में जो विषय डाल देंगे, फिर आप जो है आग्रह कर देंगे। आग्रह इस तरह से करना है। और यदि अथवा वाला लिखना चाहते हैं, अपने किसी मित्र को लिखना चाहते हैं, आपका नाम तो राघव दिया हुआ है तो तुम्हारा मित्र राघव नीचे आ जाएगा। आप अपने प्रिय मित्र का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो भी चलेगा। और जो है आप अपनी व्यथा बता सक अपनी जो है उसको समझाने वाली कहानी बता सकते हैं कि पुस्तक से जो उसको लगाव होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखिए। अथवा में है व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु विज्ञापन लिखिए। तो दोनों में ही विज्ञापन देना है, 4 अंक आपको मिलेगा, कोई भी एक कर दीजिए। जैसे निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों का दरियों तो दरियाँ ही दरियाँ, सुंदर, आकर्षक, कम दाम। दिनांक आपने डाल दिया, समय आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे इसकी विशेषताओं में हस्त निर्मित है, बेहतरीन डिज़ाइन है, सभी डिज़ाइन में उपलब्ध है। स्थान ज़रूर लिखेंगे, स्थान क्या है तो हम यहाँ से ले लेंगे, निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई है, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से बना दिया कि निर्धन महिला सहायता संघ, ठीक है? तो ये हो गया स्थान, सांगानेर लिख दिया। आप चाहें कोटा लिखें, अजमेर लिखें, जयपुर लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है। मोबाइल नंबर XXX करके आप लिख देंगे। अथवा पाठ जो पूछा गया था, जिसमें पूछा गया व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु विज्ञापन तैयार करिए। तो विज्ञापन का पहला मेन हेडिंग हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा छात्र शिविर, ठीक है? तो ये शिविर है क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शनी देखने के लिए आने हैं, तो प्रदर्शनी या व्यावसायिक शिक्षा छात्र प्रदर्शनी भी आप लिख सकते हैं। सोचिए मत, आइए और हर प्रकार का सामान ले जाइए, क्योंकि हमें आने के लिए जो है, उनको आने के लिए, देखने आने के लिए आमंत्रित करना है। सभी प्रकार के घरेलू सामान, खान-पान की उचित व्यवस्था, सस्ता कला पेंटिंग, हस्तकला पेंटिंग, जूते-चप्पल, खिलौने और मनोरंजन का सामान। स्थान ज़रूर मेंशन करेंगे, कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में। जैसे कि आप चाहें तो आप कोई भी विद्यालय अपना भी लिख सकते हैं। इस तरह का थोड़ा डायग्राम बना दोगे, इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा अंतिम क्षण तक आपने पेपर देखा, सारे सॉल्यूशन बताए मैंने, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं आपको। इसको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, बोर्ड परीक्षा अच्छी होगी। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें अगर आप अच्छा चाहते हैं रिज़ल्ट तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।